हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो बुक फर्स्ट है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका चैप्टर थर्ड देख रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पार्ट वन और पार्ट टू हमने बना दिया था इस चैप्टर का, और इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो होगा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से हैं जहां आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @FSEC200435। और आप इस क्लास की प्रेजेंटेशन पाने के लिए अनेक स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट थर्ड को। पार्ट वन और पार्ट टू हमने बना दिया था, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, उसके बाद पार्ट थर्ड को देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो चर्चा के बिंदु रहने वाले हैं वो ये हैं कि अमेरिका के रास्ते में अवरोध कौन से हैं, आखिर अमेरिका के रास्ते में कौन सी वो रुकावट है या फिर अवरोध है, उसे देखेंगे। साथ साथ भारत अमेरिकी संबंधों की बात करेंगे, वर्चस्व वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंध क्या रहे हैं, और वर्चस्व जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पार्ट वन में भी पढ़ा, पार्ट टू में भी पढ़ा, वर्चस्व सैन्य अर्थ में, वर्चस्व सैन्य अर्थ में, सांस्कृतिक अर्थ में और राजनीतिक अर्थ में। तो ये वर्चस्व से निपटा कैसे जाए, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम बैंड वैगन रणनीति पर विचार करेंगे, उसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। आखिर अमेरिका के रास्ते में, अमेरिका के विकास के रास्ते में, डेवलप के रास्ते में आखिर अवरोध क्या है, उसे जानेंगे। तो लिखता है, अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। यानी अमेरिका जो विकास कर रहा है, उसकी जो सबसे बड़ी बाधा है उसका वर्चस्व है, उसका जो दबदबा है, उसका जो घमंड है वो है, ठीक है। अमेरिका की शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। वैसे तो तीन अवरोध हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा है वो वर्चस्व ही कहें तो उसका खुद का जो वर्चस्व है वो ही अवरोध, मेन अवरोध है, ठीक है। पहला अवरोध क्या बताया गया है, तो स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। जो अमेरिका की संस्थाएं हैं अमेरिका के अंदर, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और यूएनओ हो गया, ये जो संस्थाएं हैं अमेरिका के भूमि पर जो बनाई गई हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये इन संस्थाओं की बुनावट है, ठीक है। यहाँ शासन के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा, और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती हैं। ये जो पहला कारण है कि स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है, यानी जो अमेरिका में संस्थाएं हैं, जो पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर है शासन का, वो ठीक नहीं है। यहाँ शासन के तीन अंग हैं, ठीक है। जैसा कि भारत में भी है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो वहां भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नताएं हैं, भारत के जैसा नहीं है। तो इन तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, जैसा कि भारत में भी है, और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर है। यानी वहाँ जो सैन्य शक्ति है, सैन्य जो मिलिट्री फोर्स है, उसका बेलगाम इस्तेमाल किया जाता है और उस पर अंकुश लगाना का काम करती है अमेरिका की राजनीति में। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी जो सबसे बड़ी अड़चन है, या फिर दूसरी जो सबसे बड़ी अवरोध है, वो अमेरिकी समाज है। अमेरिका समाज है कैसे, तो अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तौर तरीकों को लेकर गहरे संदेश का भाव भरा है। यानी यहाँ कह रहा है कि जो दूसरा कारण है उसमें यह है कि जो अमेरिका में जो जनसंचार है, जो सूचना का साधन है, वो कभी कभी लोगों को डाइवर्ट कर देता है, लोगों को गलत सूचनाएं प्रदान कर देता है, और जिस कारण लोगों को सही चीजें समझ में नहीं आती और जनमत को एक खास दिशा में मोड़ देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई खबर है, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर है और उस व्यक्ति के बारे में मीडिया में बुरी खबर फैला दी जाए, तो लोगों का विचार उस व्यक्ति के बारे में बदल जाएगा। तो यही होता है कि वहाँ की जो जनसंचार का जो साधन है वो ठीक नहीं है, लोगों को एक गलत दिशा में मोड़ देता है, उनकी मत को बदल देता है। अमेरिकी राजनीति संस्कृति में
शासन का उद्देश्य और तौर तरीकों को लेकर गहरे संदेश का भाव भरा है। और वहाँ का जो पूरा सिस्टम है एक दूसरे को शक के दृष्टि से देखता है, शक के भाव से देखता है, वहाँ संदेह का भाव भरा हुआ है। ठीक है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा जो तीसरा व्यवधान है सबसे खतरनाक है और सबसे महत्वपूर्ण भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकते हैं, और उस संगठन का नाम क्या है? तो उसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? तो नाटो अमेरिका का ही संगठन है जिसमें उसके ही मित्र राष्ट्र शामिल हैं। तो अगर मित्र की बात नहीं सुनेगा अमेरिका तो किसकी बात सुनेगा? मित्र की बात सुनना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है। तो थोड़ा बहुत तो कुछ जो अंकुश लगाया जा सकता है वो नाटो के माध्यम से ही लगाया जा सकता है, वरना कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो अमेरिका पर लगाम लगा सके। ठीक है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्त ही दूसरे दोस्त को समझा सकता है, उसको मना सकता है किसी बात के लिए। तो जो नाटो में शामिल है अमेरिका, नाटो में जो अन्य देश शामिल है वो कुछ हद तक अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है, उसके दबाव को, उसके जो प्रभुत्व है, उसके वर्चस्व को कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से कहना संभव नहीं है। यहाँ पे तो कुछ संस्थाएं दिए गए हैं, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ बताया गया है अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना। यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ हिस्सा, और ये है मध्य एशिया, और ये है यूरोप। तो यहाँ देख सकते हैं यूएस अफ्रीकॉम अफ्रीकी कमान है, यूएस सेंट्रकॉम मध्य कमान है जो आप यहाँ देख रहे हैं येलो कलर से, यूएस यूकॉम यूरोपीय कमान है, और यूएस नॉर्थ कॉम उत्तरी कमान है। ये सभी अमेरिकी सशस्त्र सेना की, जो अमेरिका के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी छावनी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है। जो विश्व के अनेक भागों में अनेक जगहों पे फैला हुआ है। अब हम अंत में देखेंगे भारत अमेरिकी संबंध। भारत और अमेरिका के किस प्रकार संबंध अतीत में थे और वर्तमान में किस प्रकार के संबंध है उसे देखेंगे। तो भारत अमेरिकी संबंधों की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हुए हैं जहां दोनों देशों ने समझबूझ से निर्णय लिए हैं, समझबूझ कर फैसला लिया है। आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आर्थिक और जो वैश्विक संबंध है इन इन दो क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण एक जैसे नहीं है। भारत और जो अमेरिका के दृष्टिकोण है उसमें असमानता है, और इस असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में कोई प्रगति देखने को नहीं हुई है, क्योंकि दोनों का जो मत है वो अलग अलग है। किस मामले में? तो आर्थिक और वैश्विक संबंधों के मामलों में अमेरिका और जो भारत है उसके दृष्टिकोण अलग अलग थे, असमान थे, भिन्न थे। ठीक है। और इस अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के लिए जो मॉडल अपनाया गया वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से आधारित था, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मौजूद है। तो जिस प्रकार अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था मौजूद है उसके विपरीत भारत ने समाजवादी व्यवस्था को वरीयता दिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो ये कई सारी भिन्नताएं हैं जो अमेरिका और भारत के रिश्ते को थोड़ा तो भिन्न करता है, थोड़ा अलग करता है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी गुटों का नेतृत्व किया, भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का भी समर्थन किया। यानी शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, सोवियत संघ और अमेरिका, तो उस दौरान भारत ने न सोवियत संघ में शामिल हुआ न अमेरिका में शामिल हुआ, और उसने एक गुटनिरपेक्ष दल के साथ रहना बेहतर समझा और तटस्थ बने रहने की नीति पर विचार किया।
1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति के में बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत और रूस के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले। कह रहा है क्या कि 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति, जब 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी और एलपीजी अपनाई गई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस दौरान उस समय से ले भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला। भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले तथा पिछले एक दशक में यानी 1980 के दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता भी हुआ है। तो यह पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि नागरिक परमाणु समझौता किससे संबंधित है, तो भारत और अमेरिका से संबंधित है। इसके साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के क्षेत्र में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, जो हिंद प्रशांत महासागर है उसमें जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। यानी कुछ दशकों में 1921वीं सदी में इन दोनों के, अमेरिका और भारत के संबंधों में बेहतर सुधार देखने को मिला है और दोनों देशों ने विश्व पटल पर कई सारे चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र का मामला हो या फिर आतंकवाद का मामला हो या फिर पर्यावरण का मामला हो या फिर ग्लोबलाइजेशन का मामला हो। इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका ने मिलजुल कर कदम बढ़ाए हैं। भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताया। जो भारत है और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों देशों के संबंधों को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताया गया है। एक प्रश्न है कि वर्चस्व से कैसे निपटें और फिर क्या कि जो अमेरिकी वर्चस्व है समकालीन विश्व राजनीति में स्थायी है। ये टॉपिक्स देख रहे हैं, वर्चस्व से कैसे निपटे या फिर क्या अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व राजनीति में स्थायी है, या फिर पीछे के जो भी टॉपिक देखे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी लिखा गया है ताकि आपको समझने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है, या फिर कोई भी डॉट्स ना रहे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो आप पढ़कर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपके बुक में दिया गया है। तो समझते हैं कि क्या वर्चस्व से कैसे निपटें। तो लिखता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व ने विचारकों को सोचने के लिए विवश कर दिया है। जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं और जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम लगा सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो किसी देश पर लगाम लगा सके, उसकी सैन्य शक्ति पर लगाम लगा सके। हर देश में सरकार होती है, हम सभी जानते हैं, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, हर देश में सरकार होती है। लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं है। यानी वर्ल्ड लेवल पे कोई सरकार है क्या? इस वर्ल्ड लेवल पे कोई सरकार नहीं है, कोई किसी की बात नहीं मानता है, सभी अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। तो हर देश में तो सरकारें होती हैं, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे भी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी सरकार तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार वहीन राजनीति है। अब सरकार है ही नहीं तो हम इसे सरकार वहीन राजनीति कहेंगे ही। कुछ कायदे कानून जरूर हैं, थोड़े बहुत जो नियम कानून है वो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सरकार है, एक विश्व स्तर पर सरकार है। कुछ कायदे कानून हैं जो युद्ध पर अंकुश तो रखते हैं लेकिन युद्ध को रोक नहीं सकते। यह कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते, जैसा कि मैंने बताया। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से छुटकारा हो सकता है और न ही युद्ध से? कहने का मतलब यही कि जो अमेरिका का वर्चस्व है ना तो उससे छुटकारा हो सकता है और न महाशक्तियों के युद्ध से जो छोटे देशों के साथ करते हैं। तो क्या एक वर्ल्ड लेवल पे सरकार होनी चाहिए, ऐसी बात चल रही है। तो भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे पाने की संभावना उठ रही है। और जो देश हैं, इन देशों के कई सारे राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि भारत, चीन और रूस जैसे देश ही अमेरिकी वर्चस्व पर कुछ लगाम लगा सकते हैं। बाकी देशों की हैसियत नहीं है कि जो अमेरिका पे लगाम लगा सके। तो अगर कुछ करना भी है तो ये तीन देश ही मिलकर कुछ कर सकते हैं, भारत, चीन और रूस।
ऐसे अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं, जो स्कॉलर हैं, जो दार्शनिक हैं, उनका अनुमान है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की ज्यादा रणनीति जो है ज्यादा अच्छा है, ज्यादा संगत है। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। यानी कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के विरुद्ध में जाना बहुत गलत होगा, अमेरिका से दोस्ती बनाए रखो। क्या ऐसा सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय, यानी जो अमेरिका के विरुद्ध नहीं जाना है हमें, और उस अमेरिका के विरुद्ध जाने की बजाय हम उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए, उसके वर्चस्व में रहते हुए उस अवसरों का फायदा उठाएंगे, और यह ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उचित रणनीति है, ज़्यादा उचित प्लानिंग है। ठीक है। तो इसी प्लानिंग को हम बैंड वैगन रणनीति कहते हैं, जैसा कि आपने शुरू में हेडिंग में देखा होगा। तो इसी को बैंड वैगन रणनीति कहते हैं। बैंड वैगन रणनीति क्या मतलब कि अमेरिकी वर्चस्व में रहते हुए उसका फायदा उठाना ही बैंड वैगन रणनीति कहलाती है। देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने आप को छुपा लें, यानी जो छोटे देश हैं, जो निम्न देश हैं, जो गरीब देश हैं, उसके सामने एक चुनौती यह भी है, एक प्रॉब्लम यह भी है कि वो अमेरिका के सामने कैसे अपने आप को बचा पाए, अमेरिका से कैसे अपने आप को दूर रख सकें। तो इसका अर्थ यह है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहना। यही तो अर्थ है कि उससे अपने आप को छिपा लेना, मतलब कि उससे दूर रखना, उससे दूर रहना। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से यह देश अपने को बचाते हैं। यानी जो छोटे देश हैं वो अमेरिका के सामने आने से डरते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी नहीं करते हैं, ताकि अगर अमेरिका की नज़र पड़ जाए उस पर तो शायद उसे खासा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो ये जो छोटे देश होते हैं उनसे दूर रहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभी हम अमेरिकी वर्चस्व देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी वर्चस्व दुनिया में शुरू से ही वर्चस्व कायम किए हुए हैं। इससे पहले 1660 से 1773 तक फ्रांस का दबदबा था। फ्रांस भी अमेरिका के जैसा ही एक महाशक्ति था, और उसका भी विश्व के अन्य देशों पे, गरीब देशों पर दबदबा था, वर्चस्व था। तो 1660 से 1773 तक कुछ ऐसे ही मामले 1860 से 1910 तक था, जहां ब्रिटेन का दबदबा था, ब्रिटेन का वर्चस्व था। और हम तो जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका का वर्चस्व कायम है, अमेरिका का दबदबा कायम है। तो इस प्रकार कुछ क्रम चलता रहता है, कभी किसी देश का, कभी किसी देश का दबदबा तो आता ही है, उनका वर्चस्व आता है। यानी जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, आपके पास सैन्य शक्ति होगी, बहुत बेहतर तकनीक होगी, हथियार होंगे, तो आप दबदबे कायम करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है। तो यह तो हो गई चैप्टर जो थर्ड है, उसका पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया, और इसके साथ चैप्टर जो थर्ड है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो इसका अगला चैप्टर है, चैप्टर 4, वो अगले एपिसोड में मिलना शुरू हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।